अमित शाह के बारे में अनजानी बातें। आधुनिक समय के चाणक्य भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह के बारे में जानने के लिए रोचक तथ्य। अमित शाह 2014 से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अध्यक्ष हैं। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में एक सफल व्यवसायी अनिल चंद्र शाह के यहाँ हुआ था। शाह ने अपनी स्कूली शिक्षा मेहसाणा गुजरात में की और बाद में सीयू शाह साइंस कॉलेज में जैव रसायन का अध्ययन किया। कुछ समय के लिए उन्होंने अपने पिता के व्यवसाय में स्टॉक ब्रोकर के रूप में और अहमदाबाद में एक सहकारी बैंक में भी काम किया। शाह की बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रुचि थी। वह अहमदाबाद में अपने कॉलेज के दिनों में आरएसएस के स्वयंसेवक बन गए। वह पहली बार 1982 में अहमदाबाद आरएसएस हलकों के माध्यम से नरेंद्र मोदी से मिले थे। उस समय नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक थे, जो युवा गतिविधियों के प्रभारी थे। 1983 में अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक नेता के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1986 में वह भाजपा में शामिल हो गए और अगले ही वर्ष वे भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो के कार्यकर्ता बन गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव 1991 के दौरान गांधीनगर में और बाद में 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के लिए लालकृष्ण आडवाणी के लिए प्रचार किया। यह भी पढ़े, वे राज्य जहां से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह सफाया हो गया। 1995 में बीजेपी ने गुजरात में अपनी पहली सरकार बनाई और केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने। उस समय गुजरात में कांग्रेस पार्टी बहुत शक्तिशाली थी। मोदी और शाह ने मिलकर कांग्रेस को प्रमुख शहरों से हटाने का काम किया। उनकी रणनीति थी कि हर गांव से दूसरे सबसे प्रभावशाली नेता की तलाश की जाए और उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए राजी किया जाए। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने विभिन्न गांवों से 8,000 नेताओं का एक नेटवर्क तैयार किया। केशुभाई पटेल सरकार के दौरान अमित शाह को 1995 में गुजरात राज्य वित्त निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 1999 में शाह को भारत के सबसे बड़े सहकारी बैंक अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक एडीसीबी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उस समय बैंक दिवालिया होने की कगार पर था और 36 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना कर रहा था। शाह के बैंक ज्वाइन करते ही एक साल के भीतर बैंक की तकदीर बदल गई। अगले वर्ष बैंक ने 27 रुपए करोड़ का लाभ दर्ज किया। 2014 तक बैंक का लाभ बढ़कर 250 रुपए करोड़ हो गया। अमित शाह ने 2002 के विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद के सरखेज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। उन्होंने 158,036 मतों से जीत हासिल की। 2007 के विधानसभा चुनाव में वे एक बार फिर सरखेज से जीते। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल के दौरान शाह गुजरात के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक थे। 2002 के चुनाव में जीत के बाद वे मोदी सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बने। शाह ने उनके अधीन 12 विभागों का आयोजन किया: गृह, सीमा सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा, कानून और न्याय, विधायी और संसदीय मामले, परिवहन, उत्पाद शुल्क, जेल निषेध, गृह रक्षक, ग्राम रक्षक दल, पुलिस, आवास और 2009 में वह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन (जीसीए) के उपाध्यक्ष बने। 2014 में जब मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, शाह जीसीए के अध्यक्ष बने। 25 जुलाई 2010 को अमित शाह को सोहराबुद्दीन मामले में गिरफ्तार किया गया था और उन पर हत्या, जबरन वसूली और अपहरण का आरोप लगाया गया था। मामले की वजह से गुजरात सरकार के कई राजनीतिक नेताओं ने खुद को उनसे दूर कर लिया। जब शाह ने जमानत के लिए आवेदन किया तो सीबीआई ने चिंता जताई कि वह न्याय को अपना काम करने से रोकने के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करेगा। लेकिन शाह ने कहा कि अगर सीबीआई के पास उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत है तो वह खुद अदालत की सजा को स्वीकार करेंगे। 2010 में पुलिस आयुक्त गीता जौहरी, जिन्होंने पहले मामले की जांच की थी,
ने स्वीकार किया कि सीबीआई उन पर सोहराबुद्दीन मामले में अमित शाह को झूठा संकेत देने के लिए दबाव डाल रही थी। सितंबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। जमानत के बाद उन्होंने 2012 के विधानसभा चुनाव में नारनपुरा, अहमदाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। मई 2014 में नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद अमित शाह को जुलाई 2014 में भाजपा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन्हें 24 जनवरी 2016 को भाजपा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। वह 2017 से 2019 तक राज्यसभा सांसद रहे, जिससे उन्होंने लोकसभा में गुजरात की गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ने के लिए 2019 के मध्य में इस्तीफा दे दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने गांधीनगर से चुनाव लड़ा था। उन्होंने चुनाव जीता और 888,210 वोट प्राप्त किए। शाह को भारत के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक नेताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें बीजेपी ने कुल 542 में से 302 सीटें जीतीं। अमित शाह की शादी सोनल शाह से हुई है और उनका एक बेटा है, जिसका नाम जय है। नरेंद्र मोदी की तरह शाह को भी अपनी मां के बहुत करीब कहा जाता था, जिनकी 2010 में मृत्यु हो गई थी। रचनात्मक दिमाग और कौशल के साथ एक कुशल रणनीतिकार, कठोर दिमाग और दूरदर्शी होने के कारण अमित शाह को आधुनिक समय का चाणक्य भी कहा जाता है। अनुच्छेद 370। शाह ने 30 मई 2019 को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली और 1 जून 2019 को गृह मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। 5 अगस्त 2019 को शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 को खत्म करने और राज्य को विभाजित करने का प्रस्ताव पेश किया। जम्मू और कश्मीर के 2 में जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में से एक के रूप में और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सेवारत है। सितंबर 2019 में शाह ने इस बारे में बात की कि कैसे भारत को एक एकीकृत भाषा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश को एकजुट करने और दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हिंदी भाषा बोली जानी चाहिए। एक ट्वीट में उन्होंने भारतीयों से हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ाने की भी अपील की। एनआरसी और सीएए। 19 नवंबर 2019 को शाह ने भारतीय संसद की राज्यसभा में घोषणा की कि पूरे देश में नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी लागू किया जाएगा। दिसंबर 2019 में उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पेश किया, जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है, जो 2015 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिम बहुल देशों से देश में चले गए थे। पूर्वोत्तर भारत में अधिनियम ने स्थानीय संस्कृति और राजनीति पर आप्रवासन के प्रभाव के बारे में चिंता जताई, जिसके कारण लोगों ने अधिनियम का विरोध किया। कहीं और विपक्षी दलों ने भारत के बहुलवाद के लिए हानिकारक के रूप में मुस्लिमों के अधिनियम के बहिष्करण की आलोचना की। शाह ने जोर देकर कहा कि बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है, क्योंकि इसने नागरिकता के लिए उनके मौजूदा रास्ते को नहीं बदला है। आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022। विधेयक का उद्देश्य कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 को प्रतिस्थापित करना है। 1980 के दशक में भारत के विधि आयोग ने अपनी 87वीं रिपोर्ट में मौजूदा कानून में महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की थी। नया बिल पुलिस और जेल अधिकारियों को विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किए गए दोषियों और व्यक्तियों के रेटिना और आइरिस स्कैन सहित भौतिक और जैविक नमूने एकत्र करने, संग्रहित करने और उनका विश्लेषण करने की अनुमति देगा। लोकसभा में बिल पेश करते हुए शाह ने कहा, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 न केवल उन अप्रचलित अंतर को भर देगा, बल्कि यह सजा के लिए साक्ष्य के दायरे को भी चौड़ा करेगा। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।